जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज बात करेंगे हम चुनावों की। चुनाव होते हैं वहां की राजनीति बदलने के लिए, सत्ता में परिवर्तन के लिए या स्थायी सरकार के लिए। ये चुनाव भारत की दिशा तय करने का है। ये चुनाव भारत की राजनीति में अहम योगदान रखता है। 2024 का चुनाव भारत की राजनीति का अहम मुद्दा, अहम पॉइंट है। भारत की राजनीति में अहम योगदान रखता है। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 60 के दशक में जाते हैं। उस समय कांग्रेस का वर्चस्व सब जगह था। समय के साथ कांग्रेस कमजोर होती गई और क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती गई। पर ऐसा क्यों हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती गई और कांग्रेस कमजोर होती गई? कांग्रेस के कमजोर होने के पीछे अनेकों कारण हैं, जिस पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो राष्ट्रीय पार्टी कमजोर हुई है, मतलब कांग्रेस, उसको भरने के लिए कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी वहां नहीं थी। भरने के लिए वहीं की क्षेत्रीय पार्टी उठी और उन्होंने अपना जनाधार बनाया और वो मजबूत हुई। बीजेपी के पास में मौका था 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी। उससे पहले मौका था कांग्रेस 69 में जब स्प्लिट हुई। उसके बाद में बीजेपी के पास मौका था 1977 में जब जनता दल बना और जनता दल टूटा। सबसे बड़ा मौका था जब 1980 में बीजेपी बनी। 1980 के बाद में अयोध्या आंदोलन तक बीजेपी के पास में बहुत अच्छे मौके थे ये क्षेत्रीय पार्टियों की जगह अपने आप को मजबूत करने का। पर बीजेपी अपना इतना एक आधार नहीं बना पाई क्षेत्रीय पार्टियों के संख्या में कि वो उनकी जगह ले सके। जनता को चूज करना होता है एक पार्टी के अलावा दूसरी विकल्प के तौर पर। विकल्प के तौर पर उन्होंने बीजेपी को नहीं देखा क्योंकि बीजेपी इतना जनाधार नहीं बना पाई। हमें वेट करना पड़ा 2014 का, हमें वेट करना पड़ा नरेंद्र मोदी जी का। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है वो समय समय पर वो समय समय पर बढ़ती जा रही है और अपना आधार जनाधार बहुत ज्यादा विस्तार कर रही है। जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता था कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, फिर पूर्व भारत की पार्टी है, तो अब बीजेपी का जो आधार है वो दक्षिण की तरफ भी बढ़ रहा है। बीजेपी का विस्तार करने से पहले, मतलब विस्तार की बात करने से पहले हम वापस कांग्रेस की तरफ जाते हैं, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का बनना कांग्रेस की ही मतलब हार का एक कारण था। जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां क्षेत्रीय पार्टियां उठी है और वो इस तरीके से उठी है कि वापस वहां कांग्रेस नहीं आई है। फिर कांग्रेस ने एक नई रणनीति स्टार्ट की कि जिससे वो हारी है, जिन्होंने उसे बर्बाद किया उन्हीं के साथ उसने गठबंधन कर लिया क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। ये सब नई तरीके की राजनीति हमें सबसे पहले देखने को मिली 1967 में। 1967 में हमें देखने को मिला कि तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बनाई जो 1967 में थी। वहां से लेके अब तक वापस कांग्रेस नहीं आई है। कभी द्रविड़ियन कभी उर्दवियन के साथ में सरकार कांग्रेस ने बनाई है गठबंधन के साथ में। यही स्थिति उसकी बिहार में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है। बंगाल में तो कांग्रेस पिछले 47 साल से नहीं आई है। उड़ीसा में पिछले 27 साल से नहीं आई। उड़ीसा में नवीन पटनायक है, 2000 में उनकी सरकार बनी थी, आज 2024 है। पश्चिम बंगाल में 47 साल से नहीं आई है। महाराष्ट्र में 2014 के बाद में कांग्रेस नहीं आई है। मतलब जहां जहां कांग्रेस छटकी है वहां वहां वो वापस नहीं आई है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, जयललिता के निधन के बाद एआईडीएमके में 3 स्प्लिट वे हुआ, जिसके कारण एआईडीएमके मतलब टूट चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। डीएमके अभी मजबूत है, एआईडीएमके काफी कमजोर हो चुकी है। उसकी जगह लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हाँ, कितना समय लगता है उसमें अभी चर्चा नहीं करेंगे, पर हाँ, एक क्षेत्रीय पार्टी की जगह एक राष्ट्रीय पार्टी आने के लिए तैयार है। वहां की जनता द्रविड़ियन राजनीति से उब चुकी है। एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके से उब चुकी है। वो अब सत्ता में परिवर्तन चाहती है। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। यदि अब की बार बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी रह जाती है तो ये चुनाव एआईडीएमके के निचले पायदान पे खिसकने का आगाज है। मतलब 3rd नंबर पे वो रह सकती है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बीजेपी दूसरे नंबर पे रह सकती है। ये
राजनीति में, भारत की राजनीति में पहली बार होगा, वरना हमेशा क्या होता आया है कि जहां भी राष्ट्रीय पार्टी छिटकी है वहां क्षेत्रीय पार्टियां उठी है, और वापस कभी भी वो राष्ट्रीय पार्टियां उन क्षेत्रीय पार्टियों से अपना जनाधार नहीं ले पाई। क्षेत्रीय पार्टियां जनाधार ले पाई है राष्ट्रीय पार्टियों से, पर राष्ट्रीय पार्टियां कभी भी जनाधार वापस अपना नहीं ले पाई। जैसे कांग्रेस जहां जहां गई वहां कभी वापस नहीं आई, कहीं भी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कहीं भी। पर ये पहली बार हो रहा है कि कोई क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे एआईडीएमके और डीएमके क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे, एआईडीएमके से बीजेपी उनका आधार ले रही है। मतलब एक वोटर बीजेपी के पास में आ रहा है। ये पहली बार हुआ है कि क्षेत्रीय पार्टी को साइड करके कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां अपना आधार बना रही है। हाँ, ये आधार कब तक बनता है, पर इसमें बात नहीं करेंगे, समय लग सकता है। पर हाँ, इस चुनावों में सेकंड नंबर की पार्टी बीजेपी 100% रहने वाली है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। 1977 में पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार बनी, जो 34 साल चली। 1977 के बाद में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कभी नहीं आई है। वामपंथी की सरकार 34 साल चली, जो 2011 में, जिसमें तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की सरकार ने वामपंथी की सरकार को उखाड़ कर फेंका। वहां भी बीजेपी अपना अस्तित्व बहुत प्रभावित ढंग से बना चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अभी 2016 में वहां विधानसभा के चुनाव है, दोनों राज्यों में। मैं तमिलनाडु में नहीं कहता कि बीजेपी की वहां सरकार बन पाएगी या नहीं, पर हाँ, डीएमके को बहुत अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिलेगा, ये श्योर है, 100% है। बहुत जोर लगेगा डीएमके को अपनी सरकार बनाने में। और यदि सरकार वहां बीजेपी की बन जाती है तो भी अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब बहुत तेजी से वहां धरातल पर काम कर रही है। हाँ, पर पश्चिम बंगाल में मैं इतना श्योर हूं कि 2026 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी वहां पहले नंबर की पार्टी रहने वाली है। पर इसमें एक हल्का सा एक पॉइंट लेके चलते हैं। यदि बीजेपी एन समय में वहां आने से रह जाती है तो बहुत लंबे समय तक बीजेपी नहीं आ पाएगी। और इसका उलट, यदि ममता बनर्जी हार जाती है, बीजेपी अपना सरकार बना लेती है, तो ममता बनर्जी के लिए वापस आना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की ये राजनीति रही है, जो भी सत्ता में रहा है वो लंबे समय के लिए रहा है। तो तमिलनाडु के लिए ये कह सकते हैं कि चैलेंज है, डीएमके के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज है बीजेपी, जो अभी सेकंड नंबर पे रहेगी। पश्चिम बंगाल में ये कह सकते हैं कि अभी धरातल पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एंटी कमेंसी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से वहां हिंसा होती है, जिस तरीके से वहां तुष्टिकरण की राजनीति होती है, जिस तरीके से वहां एक पक्ष को सपोर्ट किया जाता है, दूसरे पक्ष को सपोर्ट नहीं किया जाता है, और बीजेपी भी धरातल पे बहुत काम कर रही है, तो उससे बीजेपी का जनाधार बहुत ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। इस चुनावों में कितना असर पड़ता है कितना नहीं, वो सबको पता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और अच्छा खासा एक जनाधार बनेगा बीजेपी का। पर बात करते हैं 2026 के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में जहां तक मुझे लगता है होने जा रहा है। अब तीसरे राज्य की बात करते हैं हम, पंजाब की। पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। बीजेपी अकाली दल के साथ में गठबंधन में थी, जो उसने बीजेपी ने अभी गठबंधन तोड़ दिया है और जनता को ये दिखाया है कि जो पैकेजिंग थी अकाली दल की वो हमने हटा दी है, अब आप हमारे बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेता बीजेपी में आ रहे हैं और एक बदलाव की राजनीति दिख रही है, वो ये स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए पंजाब में बहुत आसार है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हिंदू और सिख को लेकर चलते हैं, उनकी जो पंजाब के लिए स्पेशल फोकस है, सिखों के लिए, उनके वहां के लिए जो काम है, उनका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। दूसरी बात, पंजाब में अब सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुके हैं धरातल पे। पंजाब में हम अभी आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी ऐसी सिचुएशन में है, उनके शीर्ष नेता, बड़े बड़े नेता, मुखिया जेल में है। आने वाले समय में उनकी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी ये भी नहीं पता है, क्या होने वाला है उनके साथ में। तो आम आदमी पार्टी की ना बात नहीं करते हैं। और जहां तक लगता है, राजनीति की जितनी समझ है, जितना सुनते हैं बड़ों से, उतना समझ में आता है कि आने वाला 2024, मतलब ये 2024 का चुनाव है, उसमें पंजाब में बीजेपी को बढ़त है, जो ये आगाज है। और जो 27 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो एक जीत है, वो बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी को मिलने वाली है, जो 100% है। अब चौथा राज्य है उड़ीसा। एक समय पे कांग्रेस का वर्चस्व वहां बहुत ज्यादा था,
कोई पार्टी यदि क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में आ गई, हल्के फुल्के लेवल पे आ गई, वरना पूरे समय कांग्रेस ही रही है वहां। ये माहौल बदला जब नवीन पटनायक आए 2000 में और उन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका। तब से लेकर 2024 तक वहां की राजनीति नवीन पटनायक के ही थ्रू है, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी पार्टी को जो टक्कर दे पा रही है, अब उनकी हालत कमजोर है एंटी के कारण या अन्य मुद्दों के कारण। अब वहां जो पार्टी उन्हें टक्कर दे पा रही है वो कांग्रेस नहीं है, वो बीजेपी है। आपको पता है कि वहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हैं, तो बीजेपी अभी वहां धरातल पे बहुत मजबूत है और इस पे अचंभा भी नहीं होना चाहिए। यदि बीजेपी वहां डिलीवरी स्ट्राइक भी कर जाती है तो इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में बीजेपी को फायदा हो ही रहा है। लोकसभा में अपना अच्छा खासा वर्चस्व बढ़ा रही है, वो वहां वोटिंग शेयर भी बढ़ा रही है और अपनी सीटें भी बढ़ा रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक, अभी ये कहना सही नहीं है कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, पर हां यदि वहां कोई टक्कर दे रहा है तो बीजेपी ही दे रही है वहां। अब बात करते हैं हम पांचवें राज्य की, जो है तेलंगाना। तेलंगाना बना 2014 में, इससे पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना बनने के बाद वहां क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस सत्ता में आई, जिनके नेता चंद्रबाबू नायडू जो सत्ता में आए, 2014 में चुनाव में आए, उन्होंने फिर वापस चुनाव जल्दी करवाए, जो 2018 में भी सत्ता में आए। 2018 में वापस सत्ता में आई, 2023 में चुनाव हुए और 23 में चुनाव में बीआरएस बुरी तरीके से हार जाती है। अब तेलंगाना में सिचुएशन ऐसी है कि अब वहां की जो सीधी लड़ाई है वो बीआरएस का कहीं नाम नहीं है। अभी सत्ता जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है वहां पे। अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई है वहां, और बीजेपी ने जो अपना कम समय में जो जनाधार बनाया है और जो वहां मोदी जी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी की जो अपील है, मोदी जी का चेहरा है, ये कहते हुए और ये यदि जो शब्दों में मैं अभी बोलूंगा, ये कहते हुए किसी को डर ना होना चाहिए, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए यदि बीजेपी वहां लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी यदि हो जाती है तो, और जो लगभग तय है कि होगा। तेलंगाना में जो बीजेपी अभी धरातल पे जो अपना वर्चस्व बना रही है वो बहुत ज्यादा गतिशीलता से बढ़ रहा है। तेलंगाना में नंबर 1 की पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी होने जा रही है। ये 5 चुनावों की राजनीति पूरे देश की राजनीति बदलने जा रही है, क्योंकि मैंने इन पांच राज्यों का नाम इसलिए लिया है कि पहले क्या होता था कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों को तोड़ के या साइड में करके अपना जनाधार बनाती थी। अब क्या हो रहा है कि बीजेपी उन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करके जनाधार के आधार पर उनको समाप्त करके उनका जनाधार खुद ले रही है। या इनको स्पष्ट शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझें कि लोगों का अब मन क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा इन 5 राज्यों में बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है कि हम बीजेपी को समर्थन दें। नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है, नरेंद्र मोदी जी का फेस वैल्यू है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। मोदी जी की कूटनीति है जिसके कारण ये सब हो रहा है। पर हाँ, आने वाले समय में 24 का जो आगाज है वो बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि जैसे 4 जून को रिजल्ट आएंगे वो उसमें मोदी जी को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है, मोदी जी का कद बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और उसके बाद में 2026 का जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, वहां बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 100% और तमिलनाडु में जो एक टक्कर मिलेगी। 27 में पंजाब में चुनाव है विधानसभा के, जहां बीजेपी को जिस हिसाब से अभी बढ़त मिल रही है, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है, हिंदू और सिखों को जो साथ लेके चलने की एक कार्यशैली है, उनका जो सिखों के प्रति सम्मान है, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, तो ये 27 का एक आगाज है। 27 होते होते बहुत बड़ा परिवर्तन हमें पंजाब में भी देखने को मिलेगा, तेलंगाना में इस चुनावों में देखने को मिल जाएगा, और उड़ीसा में हमें इन चुनावों में ही देखने को परिवर्तन मिल जाएगा। आने वाला समय बीजेपी की और एनडीए के समर्थकों के लिए बहुत ही खुशी का है। 4 जून को वापस वही बात, 4 जून को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है मोदी जी को। घूम फिर के बात वही है, घर से निकलिए, वोट दीजिए। यदि आपने फर्स्ट चरण में आप वोट नहीं दे पाए हैं तो सेकंड चरण में 26 तारीख को चुनाव है। आपके कहीं भी कोई जानकार है तो उन्हें कहिए वोट देने के लिए, अपील कीजिए। वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तब तक के लिए अलविदा। अब मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।